Hello friends, myself Dr. Ankita Singh Chakotia, PhD in Biotechnology. Also, I have qualified CSI and HRF with all Connect 150. Today, we are going to discuss about the phagocytosis. In the last topic, in the last lecture, we have discussed in detail about the innate immune response and उसके जो important barrier थे हमने उनके बारे में बात की. हमें मालूम है कि innate immune response में finally whenever a pathogen, an allergen, an immunogen, when हमारे सिस्टम में एंट्री ले ही लेता है वहां पे शुरू होता है सेल्युलर रिस्पॉन्स. एंड सेल्युलर रिस्पॉन्स में सबसे पहला जो होता है वो होता है फेगोसाइटोसिस. तो फेगोसाइटोसिस क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे और कैसे इनिशिएट होता है वो उसके बारे में. देखिए फेगोसाइटोसिस जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, फेगो मतलब टू ईट. ठीक है, टू ईट. साइटोसिस मतलब सेल. तो सेल जब ईट करे कुछ एंगल्फ करे दैट टर्म इज कॉल्ड एज फेगोसाइटोसिस. इसको मतलब इसके बारे में अगर हम चर्चा करें कि विच सेल्स एक्चुअली आर मेनली इन्वॉल्व. सेल की बात फेगोसाइटोसिस है तो विच सेल्स आर एक्चुअली इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस. तो नाम आएगा कुछ इंपॉर्टेंट सेल्स का जो कि है मीडिमा, निदिमा. ये एक इम्पॉर्टेंट एक ट्रिक है. ठीक है, निदिमा इज नथिंग सिंपली न्यूट्रोफिल. ठीक है, न्यूट्रोफिल dendritic cell and मैक्रोफेज. मैक्रोफेज, ठीक है, मैक्रोफेज जो कि मेनली आपके टिश्यू में पाए. ठीक है, मेनली आपके हैं. इनके अलावा जो इम्पोर्टेंट फेगोसाइट्स होती है वो एक और होती है जो ब्लड में पाई जाएगी, वो है आपका मोनोसाइट. ठीक है, मोनोसाइट कहाँ पाई जाएगी? फाउंड इन ब्लड. ये सारी टिश्यू टिश्यू सेल. ठीक है, आपके ऊतक में पाए जाएंगे टिश्यू. ठीक, these cells are form the category of phagocytes within the system. एली मैश्निकोव एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिन्होंने 1880 में एक स्टडी कर रहे थे दैट टू ऑन स्टारफिश. स्टारफिश से इन्होंने कुछ सेल्स आइसोलेट की एंड उन्होंने देखा कि ये भी फेगोसाइटोसिस जैसा ही काम कर रहे हैं. उन्होंने कुछ पैथोजन से उसको ट्रीट कराया होगा या कुछ तरह के फॉरेन सब्सटेंस से, तो उन्हीं उन सेल ने क्या किया, उसको फेगोसाइटोस कर लिया. एंड इससे कुछ ये पता चला कि वो लिंक कर पाए कि ये ना कुछ WBC मतलब ये आपके इन्हीं फेगोसाइट्स की तरह ही कुछ काम कर रहे हैं. तो उन्होंने कहा कि इससे ये आउटकम आया, इस स्टडी से आउटकम ये आया कि these cells, these phagocytes are evolutionally like anciently presented. बिकॉज ये स्टारफिश की अगर बात करें, स्टारफिश इज एन इनवर्टिब्रेट. इनवर्टिब्रेट में आता है तो मतलब कि ये सभी में जितने भी आपके अगर इवोल्यूशन हम देखें तो ये आपके सिस्टम में, एनिमल सिस्टम में पाया जाता है. ठीक है, इस तरह से. और अगर ये सेल है तो स्वाभाविक है फेगोसाइटोसिस भी होती है. ठीक है ना. अगर हम बात करें इनके ऑर्डर, वर्किंग ऑर्डर के बारे में कि कौन सी सेल सबसे पहले एक्टिवेट होती होगी, तो उसमें ऑर्डर आ जाता है. सबसे पहले मैक्रोफेज एक्टिवेट होती है, जैसे कोई पैथोजन एंटर होता है उसके बाद न्यूट्रोफिल एंड देन एट लास्ट डेंड्राइटिक सेल. उसके बाद में कहीं मोनोसाइट का अगर ये इनसे नहीं हो पाता, मोनोसाइट भी वहीं के वहीं आना ब्लड से निकल के टिश्यू में आने लगती है. ठीक है. नाउ अगर अब अच्छा इन फेगोसाइट्स को पता कैसे चलता होगा कि पर्टिकुलर कुछ भी फॉरेन सब्सटेंस आया है तो इट इज हार्मफुल, इसको फेगोसाइटोस भी करना है. किस तरह से? देखिए पैथोजन जो होता है, मैंने जब अगर आप लोगों को याद हो मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, बायो मेम्ब्रेन वाला चैप्टर मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था. तो मैंने बताया था कि जो बैक्टीरियल सेल या कोई भी सेल होती है, सेल के बाहर ना बहुत सारी उसकी मेम्ब्रेन है, बहुत लिपिड और प्रोटीन की तो बनी हुई होती है. कार्बोहाइड्रेट एक बड़ा इंपॉर्टेंट वहां पे रोल अदा करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मैनन, इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकन, इन द फॉर्म ऑफ पॉलीसेक्राइड. वो बड़ा इंपॉर्टेंट एक स्ट्रक्चर आउटर लेयर जैसी बना देते हैं. ठीक है, तो जिस जो कि यहाँ भी पैथोजन की सेल मेम्ब्रेन में पाया जा रहा है, आउटर उसमें भी वॉल में पाया जा रहा है, जो कि काम करता है एज पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न, पैम्स. ठीक है, इन पैम्स को ही हमारे जो फेगोसाइट्स हैं इधर डायरेक्टली उन पे रिसेप्टर होते हैं इनके लिए स्पेसिफिक, जिनको कि कहते हैं पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर, PRR. ये PRR क्या करते हैं, इसको डायरेक्टली पहचान लेते हैं. ठीक है,
डायरेक्टली पहचान लेते हैं। अदरवाइज दूसरा तरीका क्या होता है, इनडायरेक्टली में हमारे बॉडी में ही इन पैम्स देखिए केवल एक कोई नहीं है, एक बड़ा सा ग्रुप है। पैम्स में बहुत सारे आते हैं आपके सेल सरफेस एंटीजन, जो कि कुछ भी हो सकते हैं। लाइक इट्स नॉट अबाउट कि दे आर कार्बोहाइड्रेट ही होंगे, ये लिपोप्रोटीन भी हो सकते हैं, लिपिड नेचर के, प्रोटीन नेचर के भी हो सकते हैं, बट हाँ मेजरली ये कार्बोहाइड्रेट कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। ठीक है, इनडायरेक्टली अगर बात करें तो सॉल्युबल पैटर्न रिकॉग्निशन प्रोटीन कहते हैं ऑप्सोलिन, और माइली ऑप्सोलिन ग्रुप को बनाती हैं, जो कि इस तरह के पैम को रिकॉग्नाइज करती है। और इसको रिकॉग्नाइज करने से क्या होता है, एक्चुअली ऑप्सोलिन जो है एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है टू मेक टेस्टी। ठीक है, टू मेक, जैसे चाट मसाला हम किसी भी डिश में बनाने डाल देते हैं ना उसको, और टेस्टी बनाने के लिए, वही यहाँ ऑप्सोलिन का भी काम है। ऑप्सोलिन जाके क्या करते हैं, उसके सरफेस पे जाके अटैच हो जाते हैं, एंड फाइनली एक तरह से ये सिग्नल देते हैं फेगोसाइट को, आओ ये अब ये रेडी है, अब इसको आके खा लो। तो ऑप्सोलिन बड़े ही आराम से फिर उसकी सरफेस पे जाके अडेयर हो जाता है, और उसको फिर फेगोसाइट को सिग्नल देता है कि आइए अब इसे खाइए। ठीक है, यहाँ पे अटैच हुआ, और ये फिर भेजता है सिग्नल किसको, इन फेगोसाइट। अब ऑप्सोलिन के उसमें कैटेगरी में क्या क्या आते हैं, मैनोस बाइंडिंग लेक्टिन, सर्फेक्टेंट जो कि हमने पिछले लेक्चर में भी बात की थी, एसपीए एसपीटी, एल पिकोलिन, कॉम्प्लीमेंट 1q C1 कहते हैं, सी रिएक्टिव प्रोटीन जो कि हमारे लिवर रिलीज करता है, इन केस ऑफ पैरेंकाइमल इन्फेक्शन जब होता है इन्फ्लेमेटरी, तब डॉक्टर, कई बार आप लोगों ने अपने घर में या आप लोग खुद के साथ भी हुआ हो कि डॉक्टर ने कहा सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट करा के आओ। ठीक है, तो यही होता है, जब भी आपको पैरेंकाइमा से रिलेटेड कोई कहीं भी डॉक्टर को डाउट हुआ होगा कि ये इन्फेक्शन हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो वो ये टेस्ट जरूर होगा। ठीक है, और साथ ही साथ इम्यूनो एंटीबॉडी आईजीए एंड आईजी, ठीक है, ये भी आपका ऑप्सोलिन के काम करते हैं। ये तो हुई पैथोजन की बात। अब पैथोजन के अलावा हमारा ये फैगोसाइटोसिस बहुत ही और इम्पोर्टेंट काम करता है। वो करता है हमारे सेल में, हमारी बॉडी में सेल्स मतलब कि बनते हैं, उनका एजिंग होती है, सेनिसेंट होता है उनका, मतलब कि वो अब मरते भी हैं। ठीक है, वो फिर मरने पे क्या होता होगा, वो कैसे हमारी बॉडी से बाहर निकलते हैं, क्या उनका होता होगा, वो फैगोसाइटोसिस बताता है कि जब भी सेल कोई एजिंग की तरफ जा रही होती है, मर रही होती है, सेल डेथ हो रही होती है, या डेथ होने के बाद उसके सेल डेब्रिस की फॉर्म में उसके पार्ट्स पड़े रहते हैं विद इन द सिस्टम, वहां पे ये फैगोसाइट जाके काम करती है, और उन डेब्रिस को क्या करती है, उन डेब्रिस को फैगोसाइटोसिस करके खत्म करती है। क्यों, क्योंकि, और पहचानती कैसे है, डेड सेल क्योंकि शो करता है ईट मी सिग्नल। ईट मी सिग्नल अगर आप लोगों को याद हो, एक लिपिड वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि फॉस्फेटाइडल सेरीन, फॉस्फेटाइडल सेरीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिपिड है, जो कि क्या हुई, यूजुअली अंदर की तरफ रहता है सेल मेम्ब्रेन में, लेकिन जब कोई सेल को की डेथ होनी होती है, तो ये क्या होता है, बाहर की तरफ इसका बाहर की तरफ क्या कहते हैं ये बाहर की तरफ शो होने लगता है, एंड इट इज अ सिग्नल ऑफ एपोप्टोसिस, ईट की सिग्नल, कि अब ये जो सेल है इसका एपोप्टोसिस हो जाएगा, ये सेल डेथ में चली जाएगी। ठीक है, नाउ जैसे ही फॉस्फेटाइडल सेरीन अपने सरफेस पे शो करता है, वो एक रिसेप्टर को, फॉस्फेटाइडल रिसेप्टर जो कि फैगोसाइट्स पे पाया जाता है, उसको बुलाता है, एंड ये फैगोसाइट्स उसको फैगोसाइटोस कर देती है, किल कर देती है। दूसरा एक और तरीका है, दैट इज कॉल्ड एज डैमेज एएमपी, दैट इज हाँ, ऑक्सोलिन भी इसको पहचानती है, दैट इज ऑल्सो, ये जो ईट सिग्नल है, these all comes under damage damage associated molecular pattern। ठीक है, जिनको कि ऑक्सोलिन रिकॉग्नाइज करते हैं, ऑक्सोलिन अगर आ गए तो अल्टीमेटली फैगोसाइट्स आ ही जाएंगी, जैसे कि हमने यहाँ डिस्कस किया था। इसका कॉन्ट्राडिक्टरी बिल्कुल अपोजिट है ईट सिग्नल का, डोंट ईट मी सिग्नल भी होता है, जो कहलाता है CD47, जिसको कि रिकॉग्नाइज करते हैं पर उपस्थित SIRP अल्फा रिसेप्टर। CD47 अपने आप सेल अगर प्रेजेंट कर रही है, दैट मींस उस सेल को नहीं खाना है। अगर दो सेल प्रेजेंट है, एक ये वाला फॉस्फेटाइडल सेरीन कर रही हो और दूसरी सेल बिल्कुल सिमिलर है, CD47 शो कर रही हो, तो मैक्रोफेज या फैगोसाइट क्या करेगी, इसको छोड़ देगी, लेकिन इसको जरूर खाएगी। तो CD47 हो सकता है आपके क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि विच मॉलिक्यूल ऑन द सेल मेम्ब्रेन इज अपोजिट टू दैट ऑफ फॉस्फेटाइडल सेरीन, या मैच ऑफ द
कॉलम करके आ सकता है। तो याद रखिएगा CD47 फॉस्फेटाइडिल सेल्यूलोज के बिल्कुल विपरीत है। ठीक है, यही CD47 का ही उपयोग या कह लीजिए दुरुपयोग करती है कौन, ट्यूमर सेल, कैंसर सेल। वो क्या करती है, अपना नंबर तो बढ़ाती है, साथ साथ वो नंबर बढ़ाने के साथ साथ क्या करती है, CD47 को शो करती रहती है। तो मैक्रोफेज बेचारा आता है, इधर उधर देखता है, उसको देखता है कोई भी नहीं है यहाँ, तो सब CD47 शो कर रहा है, मैं नहीं खेल रहा, मतलब वो वापस फिर चला जाता है। ठीक है, तो ये होता है इस तरह से ट्यूमर सेल धोखा देता है। अब यहाँ पे यहाँ तक की कहानी हुई कि कहाँ पहचानने और ना पहचानने वाले। आगे क्या होता है, आगे देखिए र्यूमेटॉइड ट्यूमर, डोलोर एंड फेलोर, ये चार एक टर्म है जिनको और डिटेल में हम नेक्स्ट उसमें करेंगे कि कैसे कैसे फेगोसाइटिस मेनली खैर इन्फ्लेमेशन का पार्ट है, नहीं भी करें तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब देखिए कैसे किल करती है वो मैं बता देती हूँ मोटे मोटे तौर पे। एक सेल एंगल्फ कर लिया फेगोसाइट्स ने उस पैथोजन को या इस डेड सेल को। अब क्या होगा, लाइसोसोम, ये भी हमने पढ़ा हुआ है कहाँ पे, हमारे बायोमेम्ब्रेन वाले चैप्टर में। ठीक है, लाइसोसोम में क्या होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, लो पीएच होता है, तो ये फेगोलाइसोसोम बनाएगा। जैसे हमारी ये सेल एंगल्फ करेगी, सेल ने जैसे ही एंगल्फ किया, सेल ने जैसे ही एंगल्फ किया इसको, ठीक है, इस पैथोजन को, फाइनली क्या बनेगा, ये फेगोसोम बना, और यहाँ पे हमारा कौन, लाइसोसोम। ठीक है, और ये हमारा फाइनली ये एक बड़ा सा फेगोलाइसोसोम बनेगा। लाइसोसोम इसमें जितने भी हमारे प्यारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम है वो सब इसमें रिलीज कर देगा, और जैसे रिलीज करेगा ये पैथोजन या ये सेल का पूरा खात्मा हो जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये होता है। दूसरा एक और मैकेनिज्म जो है आपके हाँ, ऑक्सीडेटिव स्पीशीज हो सकते हैं, या तो नाइट्रोजन के या ऑक्सीजन के, आरओएस आरएनएस कहते हैं। आरओएस प्रोड्यूस करने के लिए एनएडीपीएस ऑक्सीडेज इंपॉर्टेंट होता है, पूरा एक एंजाइम का एक कैस्केड शुरू होता है, उसके ध्यान जाएंगे, उसके लिए हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, दूसरा और एक और तरीका होता है आरएनएस, रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीशीज। वो ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स है, नाइट्रोजन ऑक्साइड सिंथेज, एक एंजाइम होते हैं, बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो मिलके रिएक्टिव स्पीशीज को बनाते हैं, जो फाइनली मेम्ब्रेन में ही ना कुछ अल्टरेशन कर देते हैं, पैथोजन हो या सेल मेम्ब्रेन, सेल के जो टुकड़े आते हैं या डेड सेल आनी होती है, उसमें ही ना कुछ चेंजेस कर देते हैं, जो बस्ट हो जाती है, उसमें एक ऑक्सीडेटिव प्रेशर, एक कह लीजिए कि स्ट्रेस, एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस उसमें क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से वो सेल हो या पैथोजन हो या सेल पार्ट हो, वो पूरी तरह से डिस्ट्रक्ट करते हैं। So this is all about the phagocytosis, how the phagocytes recognize any particular object to get to kill it, and what are the mechanisms mainly perform these phagocytes perform to kill that particular substance or organism or any cell. So अगर आज का लेक्चर मेरा अच्छा लगा तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। एंड आपके कमेंट्स मिलते हैं तो अच्छा लगता है, रियली ये अप्रिशिएट, मतलब एक तरह के लगता है कि हाँ मैं सही दिशा में जा रही हूँ। कमेंट्स आना शुरू हुए तो थोड़ी तसल्ली होती है कि हाँ चीजें हो रही। चलिए मिलते हैं आगे के लेक्चर्स के साथ में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड।